हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, ये वीपीओ सीरीज का यूपी ट्रिपल एससी का 5वां वीडियो होने वाला है, जो आपके ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार फर्स्ट यूनिट का 5वां टॉपिक होने वाला है। आप ये ऑफिशियल सिलेबस में मिला सकते हैं। पहली यूनिट जो आपकी दी गई है, यानी आपकी जो पंचायती राज से संबंधित है, तो वहाँ पर पंचायती राज का संवैधानिक अधिकार आपका 5वां टॉपिक होने वाला है पहली यूनिट का। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंचायती राज का संवैधानिक को यहाँ पर आधार हम समझने वाले हैं कि आखिर कैसे पंचायती राज विकसित हुआ है संविधान के बनने से लेकर, और वर्तमान समय में कैसे क्या उसकी रूपरेखा है, तो उन सब चीजों का यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1989 में क्या होता है। जुलाई 1989 में 64th अमेंडमेंट होता है, जो कि लोकसभा में बिल पेश होता है। ठीक है, यहाँ पंचायती राज के गठन की बात अब कही जा रही है। ठीक है, सबसे पहले जुलाई 1989 में पेश होता है, लेकिन क्या होता है लोकसभा में तो पारित हो जाता है अगस्त 1989 में, लेकिन आपका ये राज्यसभा में फेल हो जाता है, यानी गिर जाता है बिल। इसके बाद नवंबर 1989 में वीपी सिंह की सरकार जब थी, इन्होंने लोकसभा में विधेयक आए तो, लेकिन सरकार गिर गई और ये बिल भी गिर गया इसी के साथ। इसके बाद सितंबर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार जी थी, तब लोकसभा में बिल पेश होता है और ये पास भी होता है। कब पे पास होता है ये आप देख सकते हैं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, उसी के माध्यम से पास होता है। और आप देख सकते हैं लागू कब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24 अप्रैल 1993 को जो है ये आपका एक्ट बन जाता है और ये लागू भी हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में। अब देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जो है महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर इस पे आदेशात्मक उपबंध क्या थे और आपके स्व-विवेकी उपबंध क्या क्या थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आदेशात्मक उपबंध के बारे में, इसके बाद हम स्वविवेकी उपबंध के बारे में बात करेंगे, ताकि दोनों आपको अलग अलग अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आदेशात्मक उपबंध में सबसे पहले बात करता है सभी राज्य या यूटी जो है, यानी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ गांव या मध्यवर्ती स्तर या आपके जिला स्तर और पंचायती राज के 3 स्तरीय, मैंने आपको पहले बताया 3 स्तरीय में आपके ग्राम पंचायत और आपका ग्राम पंचायत सबसे पहले, दूसरे नंबर पंचायत समिति आएगी, तीसरे नंबर पर आपके जिला परिषद आएगी। 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना की बात कही जाती है और ये कहाँ पर बात होती है, 20 लाख प्लस जनसंख्या वाले राज्य यूटी की बात यहाँ पर होती है। दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत बैठक में मतदान देने का अधिकार, यहाँ पर बात कही गई है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, आदेशात्मक है, पंचायत के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 243 घ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये आप देख सकते हैं, आरक्षण की बात कही गई है, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, ये आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ही जुड़ा था। सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल 5 साल, विघटित होने पर 5 साल के 6 माह के अंदर आपके क्या मतलब चुनाव होने की बात इसमें कही जाती है। यदि पंचायत की अवधि, आप देख सकते हैं पॉइंट में आपको पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूं, यदि पंचायत की अवधि 6 माह से कम बची है तो दोबारा चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है, और ये सीधा 6 महीने बाद भी आपके क्या कहते हैं जो सीधा 5 साल के लिए चुनाव होंगे उसके चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 280 खा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश की बात कही गई है अध्यक्ष से। यहाँ पर केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्तीय आयोग की जो सिफारिश दी जाती है उसके माध्यम से राज्य की संचित निधि में वृद्धि को लेकर जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पंचायत पंचायत चुनाव, निर्वाचक नामावली, पर्यवेक्षण, निदेशन, नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग गठित होता है। और इसका 243 का जो के है उसमें आपके राज्य चुनाव आयोग का यहाँ पर क्या कहते हैं उल्लेख मिलता है 243 के में, और 243 आई जो है इसमें आपका राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। इसको देख सकते हैं जनजातीय क्षेत्र जो है उनमें आपका जो कहते हैं ये लागू नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल में बात कही गई है, आर्टिकल 244 1 और 2 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी चीज आपके ध्यान देना है। आदेशात्मक उपबंध जो है ये आपके जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हम उपदेशात्मक, यानी आपके क्या कहते हैं स्वविवेकी उपबंध के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। राज्य को स्वविवेकी शक्तियां, यानी जो आपके हैं शक्ति है, कार्य है, अधिकार है, वित्त है प्रदान की गई हैं, ये आपको राज्य को शक्तियां मिली हुई हैं। देखिए शक्तियों की बात कर लेते हैं, ग्राम सभा की शक्ति,
कार्य की बात करते हैं तो ये इसका निर्धारण आपके क्या कहते हैं राज्य सरकार के जो विधानसभा के माध्यम से किया जाता है। मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सहायता भी ली जा सकती है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही जाती है। पंचायतों के यहाँ पर आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं तैयार करी जाती हैं। और आपका दूसरा पॉइंट है पंचायतों को जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय हैं उनके क्रियान्वयन की भी बात यहाँ पर कही जाती है। ग्राम सभा के लिए 29 विषय हैं और आपको जब इसी के बाद जब हम नगर पालिकाओं के बारे में देखेंगे ना, शहर के विकास के लिए जो नगर पंचायतें होती हैं उसके लिए आपके यहाँ पर 29, वहाँ आपके 18 विषय आते हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी है। 3 स्तरों पर कर उगाहा जाता है और आपका प्राधिकृत करना एक काम होता है मेन, ठीक है। राज्य सचिव निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि का निर्धारण भी आपका किया जाता है, इसी एक्ट के माध्यम से जुड़ा था। अब देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट की जो महत्वपूर्ण विशेषता है इनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम सभा गठन की बात कर लेते हैं तो 1963 में पंचायती राज आंदोलन होता है। उसके बाद आपके अध्यक्ष दल की रिपोर्ट में क्या बात कही जाती है कि ग्राम सभा को सांविधिक रूप में मान्यता दी जाए, यानी आपके संवैधानिक नहीं है, सांविधिक यानी आपके एक्ट के माध्यम से यहाँ पर बात कही गई थी। कोई नियम निकालकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसे लागू कर सकती है, यानी संविधान में ये बात नहीं कही जाएगी लेकिन रूल बनाकर इसको लागू किया जाएगा, इसे सांविधिक उपबंध कहा जाता है। इसके बाद देख सकते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ग्राम सभा को अभिन्न अंग बना दिया गया था संविधान का, ये चीज आपको ध्यान देना है, संविधान में जुड़ गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। देखिए दूसरी बात क्या कही जाती है, नियमित और सामाजिक चुनाव सुनिश्चित करने की इसमें बात कही जाती है। कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही जाती है, इसके लिए एक समिति का गठन भी हुआ था, दांतेवाला समिति, जो आपकी 1978 में थी। इसने कहा क्या था कि कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात इसने कही थी। चौथा पॉइंट है महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही जाती है। SC/ST महिलाओं को आपका ये 1/3 आरक्षण सीट की यहाँ पर बात की जाती है। पांचवा पॉइंट क्या है, पर्याप्त वित्तीय संसाधन के लिए राज्य वित्त आयोग की गठन करने की बात कही जाती है। आर्टिकल 243I में इसका उल्लेख है, चीज आपको ध्यान देना है। राज्य चुनाव आयोग 243K में उल्लेख है, इसके भी गठन की बात कही जाती है। इसके बाद जिला योजना समिति का गठन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उल्लेख आर्टिकल 243ZD में है, ये चीज आपको ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, जिला योजना समिति आर्टिकल 243ZD। पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन के लिए जिला स्तर पर इस समिति का गठन किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये आपका पंचायत और नगर पालिकाओं दोनों को देखता है, आपको क्या देखता है, जिला योजना समिति, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243ZD में है। अब देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के क्रियान्वयन की बात कर लेते हैं तो अधिनियम लागू होने के बाद राज्यों को 1 वर्ष के भीतर अर्थात 24 अप्रैल 1994 तक संशोधन कर लेने की बात यहाँ पर कही गई थी, ठीक है। यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में लागू नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है क्योंकि ये आपके 6वीं अनुसूची में आते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। दिल्ली क्षेत्र पर भी लागू नहीं है क्योंकि दिल्ली जो है आपका पूरा का पूरा शहरी क्षेत्र है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दूसरे में क्या था, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में लागू नहीं है और दिल्ली में भी लागू नहीं है, ठीक है। 11वीं अनुसूची के विषय की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके 29 विषय हैं, इनका उल्लेख आपका आर्टिकल 243G में मिलता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके 29 विषय मिलते हैं। पहला क्या है, कृषि एवं कृषि विस्तार की बात कही गई है। दूसरे में क्या है, देखिए आपको ये सीरियल वाइज याद नहीं रखना, लेकिन आपको बड़ा बड़ा ये अंदाज है, इसमें पूछ लेगा कौन सा विषय है जो आपके 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं था ग्राम पंचायतों के लिए, ये चीज आपको ध्यान है, तो आपको एलिमिनेट मेथड अपनाना होगा वहां। कृषि की बात उसमें किसमें कही जाती है। दूसरा है भूमि का सुधार है, चकबंदी है, संरक्षण की बात कही जाती है। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल क्षेत्र का विकास की बात इसमें कही जाती है। चौथा है आपका लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जो है वो आपका आता है। पांचवा पॉइंट क्या है इसमें, मत्स्य उद्योग है, पशुपालन है। छठवां क्या है, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी की बात इसमें कही जाती है। सातवां पॉइंट क्या है, यहाँ पर पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, कुक्कुट पालन है। आठवां क्या है, पेयजल है, पानी पीने की व्यवस्था। नौवां क्या है, लघु वन उपज की बात है। इसके बाद 10वां क्या है, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग की बात है। 11वां क्या है, ग्रामीण आवास की बात यहाँ पर की जाती है। ईंधन प्लस पशुचारा की बात की जाती है। 13वां पॉइंट क्या है, यहाँ पर सड़कें हैं, पुलियां हैं, फेरी है, संचार साधन है, इनकी बात की जाती है। 14वां में ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की जाती है, इलेक्ट्रिफिकेशन की।
अपारंपरिक ऊर्जा की बात की जाती है, जो आपके नॉन फॉसिल फ्यूल हैं उनकी बात की जा रही है ये, ठीक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात इसमें की जाती है। इसके बाद 17वां पॉइंट है शिक्षा है, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर दी जाती है उसकी बात इसमें की जाती है। 18वां क्या है तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की जाती है। 19वां प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की भी बात की जाती है। 20वें में आपका परिवार कल्याण आता है। 21वें में सांस्कृतिक क्रियाकलाप का उल्लेख है, बाजार मेले का उल्लेख है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सामुदायिक सामुदायिक आश्रयों का संरक्षण की बात की गई है। इसके बाद क्या है आपको दुर्बल वर्गों का कल्याण की बात की गई है। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक आश्रयों ने सामुदायिक अस्पतालों की बात यहाँ पर की गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। दुर्बल वर्गों का कल्याण की यहाँ पर बात की गई है, जो आपके 24वां पॉइंट है। 25वां पॉइंट है महिला और बाल विकास की बात की गई है। 26वां पॉइंट है आपके समाज कल्याण की बात की है, जिसमें आपके मुख्यतः दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का उल्लेख है, इनके विकास को लेकर बात की गई है। 27वां पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की गई है। इसके माध्यम से आपका मिड डे मील योजना है, जो आपका कोटे में खाना मिलता है, अनाज मिलता है, उसकी बात इसी के माध्यम से की जाती है। 28वां क्या है स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात इसमें की गई है। यह और आपका लास्ट विषय है 29वां विषय है, जो आपकी लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास इसके माध्यम से किया जाता है। तो ये आपके 29 विषय हैं, इनमें आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है जो कि आपके 29 विषयों में शामिल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इन्हें दिमाग में रखना है, रटना नहीं है। आपको कहना है कि पहला नंबर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कौन कौन से टॉपिक लगभग इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और यदि आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको इसी तरह आगे मिलती जाएंगी, और आपको आर ओ के भी इंपॉर्टेंट वीडियो इसके इस चैनल के माध्यम से मिलती जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।